तो इस तरह हमने देखा कि भाषण संभाषण इस विद्या के द्वारा, इस कला के द्वारा छात्र छात्राओं में भी जनमत या जनसमुदाय के समक्ष अपनी अंदर की जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो कला गुण है, जो कौशल्य है, उसका प्रदर्शन करने योग्य छात्रों को बनाने में यह पाठ्यक्रम, यह अभ्यासक्रम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। केवल लिखना और पढ़ना यहाँ तक ही छात्र छात्राएं सीमित न हो, बल्कि अपनी प्रतिभाओं को जन समुदाय के समक्ष प्रकटीकरण करने में भी वे सक्षम हों। क्योंकि समाज में, व्यवहार में, व्यापार में या नौकरी क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो लेखन वाचन के साथ साथ संभाषण एवं वक्तृत्व कौशल्य ज्ञान यह भी बहुत आवश्यक बात है। तो यहाँ जो क्षमता भाषण संभाषण की यहाँ प्रकटीकरण की गई है, उसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने सहभाग लेना चाहिए और केवल सहभाग ही न लेकर अपितु सूत्र संचालन भी कार्यक्रम का करना चाहिए। यह भाव छात्र छात्राओं के मन में लाने का प्रयास भी इस पाठ्यक्रम की भाषण संभाषण कला के द्वारा यहाँ पर किया गया है, उसमें निहित किया गया है। दूसरा विषय यहाँ हम देखेंगे विभिन्न विषयों के परिसंवादों में सहभागी होकर निर्भीकता से चर्चा करना। देखिए, छात्र छात्राओं के जीवन में ढेर सारे अलग अलग विषय, अलग अलग प्रसंग आते हैं। जैसे वाद विवाद स्पर्धा होगा, अपने स्वयं के विषय में अपने ज्ञान, अपने कला, अपने कौशल्य का प्रकटीकरण करने का अवसर होगा, या एखादे संस्थान द्वारा, एखादे अकॅडमिक द्वारा आयोजित परिसंवाद की जो चर्चाएं होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी छात्र छात्राएं आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। केवल हिस्सा ही न ले बल्कि निडरता से, आत्मविश्वास के साथ उस चर्चा में शामिल होकर अपना परफॉर्मेंस, अपना जिसको हम कहेंगे कौशल्य वहाँ पर प्रकट कर सके। ऐसा छात्र इस भाषण संभाषण कला के द्वारा तैयार हो। इस तरह का इस पाठ्यक्रम में भाषण संभाषण क्षमता के तहत यहाँ पर हमारे सामने पाठ्यक्रम में वर्णन किया गया है। तीसरा विषय इस भाषण संभाषण कला में आएगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समकालीन विषयों को चुनकर उन पर समूह में चर्चा करना। अर्थात राष्ट्रीय स्तर के विषय होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय होंगे, नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के जो विषय होते हैं, इन सभी विषयों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस हिसाब से भाषण संभाषण कला यहाँ विकसित करने के हिसाब से इस पाठ्यक्रम में क्षमता, इस टाइटल के तहत यहाँ भाषण संभाषण का तीसरा विषय हमारे सामने लिया गया है। अर्थात इस भाषण संभाषण में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पहला जो विषय था विविध कार्यक्रमों में सहभागी होना तथा कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना, यानी शुरुआती तौर में छात्र छात्राओं के मन से भाषण कला का डर निकालना, संकुचित भाव निकालना। बाद में अलग अलग परिसंवाद में, परिचर्चा में उन्हें सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर वे
विविध विषयों के परिचर्चा में शामिल होते हैं, परिसंवाद में शामिल होते हैं, तो उसके बाद में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समकालीन विषय पर जब चर्चा की जाती है, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, उस ग्रुप डिस्कशन में, उस समूह चर्चा में भी छात्र एवं छात्राएं निर्भीकता से, निडरता से उसमें शामिल हो सके, इस तरह की भाव, इस तरह की प्रेरणा छात्र छात्राओं के मन में निर्माण करने के पीछे यह यहाँ पर हमें दिखता है। तीसरा यहाँ पर क्षमता में दिया गया है वाचन। वाचन में व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न महापुरुषों के भाषण तथा साहित्यकारों की रचना का वाचन करना, यानी इस पाठ्यक्रम में अलग अलग महानुभाव, महापुरुषों के चरित्र वर्णन, उनके कैरेक्टर पर आधारित पाठ्यक्रमों को इसमें हिस्सा दिया गया है, इसमें सहभागी किया गया है। उनके चरित्र, उनके द्वारा दिए गए भाषण, उन लोगों के द्वारा लिखे गए साहित्य की रचनाएं, इनका पठन कराना, इसका वाचन कराना, अर्थात वाचन की कला छात्र छात्राओं के जीवन में विकसित हो सके, यह इसके पीछे का उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे वाचन इस क्षमता के तहत विभिन्न क्षेत्रों के शीर्षस्थ व्यक्तियों की आत्मकथाओं का वाचन करना। विभिन्न क्षेत्र, चाहे कला क्षेत्र रहो, क्रीड़ा क्षेत्र रहो, व्यापार क्षेत्र रहो, राजनीतिक क्षेत्र रहो, सामाजिक क्षेत्र रहो, या और कोई अन्य क्षेत्र रहो, कला, क्रीड़ा, साहित्य, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, व्यापारिक और अन्य अन्य विषय जो होते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुए जो महानुभाव हैं, जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए गए अपनी अपनी कला में, अपनी अपनी क्षेत्र में, जो जिन्होंने सिद्धस्तता प्राप्त की है, ऐसे व्यक्तित्व का आत्मकथन का पठन करना भी यहाँ पर छात्रों के द्वारा अभिप्रेत है। तीसरा यहाँ दिया गया है विविध विषयों के मूल ग्रंथों का वाचन करना। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सारे विषयों का संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है, और उन विषयों को इस ग्रंथ में, मूल विषयों को इस मूल ग्रंथ के तहत वाचन कराना, पठन कराना भी उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का यहाँ पर विशेष करके लिया गया है। चौथे इस पर हम देखेंगे क्षमता के तहत लेखन। लेखन में हम देखते हैं संगणक में प्रयुक्त होने वाली लिपि की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका उपयोग करना, अर्थात आज कंप्यूटर युग कहा जाता है, संगणकीय युग कहा जाता है इस युग को, वर्तमान युग को, और इस टेक्नोशिव, इस कंप्यूटर एवं संगणकीय युग में हमारा छात्र भी आत्मनिर्भर बन सके, सक्षमता से, आत्मविश्वास के साथ में हिस्सा ले सके, उसे भी संगणकीय जो जानकारी होती है, जो उसमें वर्णित होती है, जो प्रयुक्त होती है, उसमें निहित होती है, कौन कौन सी लिपियाँ, कौन कौन से फॉन्ट होते हैं, उसकी भी जानकारी छात्र छात्राओं को मिल सके, यह इस लेखन क्षमता के पीछे का पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा, ब्लॉग लेखन, पल्लवन तथा फीचर लेखन का अध्ययन करते हुए लेखन करना। जैसे छात्र छात्राओं के भी अंदर जो लिखने की जो प्रतिभा होती है, लिखने की जो कला होती है, वह कला विकसित हो सके। ब्लॉग लेखन, ब्लॉग लेखन को हम स्तंभ लेखन कहेंगे। पल्लवन, पल्लवन में हमने देखा कि अलंकारिक शब्दों का, अलंकारिक भाषाओं का यहाँ पर विशेष करके उपयोग किया जाता है। उसके बाद में फीचर लेखन, फीचर लेखन में व्यक्तित्व विशेष पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, यानी लेखन की अलग अलग जो कलाएं हैं, जिसमें ब्लॉग लेखन है,
पल्लवन लेखन है, फीचर लेखन है, इसका अध्ययन करना, इसका अभ्यास करना और उस पर छात्र छात्राओं ने स्वयं की भाषा में लेख लिखना, यह इस लेखन कला के पीछे का उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। अंत में लेखन में हम देखेंगे विभिन्न कार्यक्रमों का संपूर्ण नियोजन करते हुए आवश्यक प्रस्तुति करने हेतु लेखन करना। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो अथवा राजकीय कार्यक्रम हो या कोई और अन्य कार्यक्रम हो। इन सभी कार्यक्रम का शुरुआत से लेकर अंत तक एक नियोजन कागज़ पर उतारना कि कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से होंगी, उसका मध्य क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, शुरुआत में किन किन लोगों को किस किस प्रकार के कार्यक्रम की जवाबदारी हमने सुपुर्द करनी चाहिए, सौंपनी चाहिए, कार्यक्रम की तैयारी में क्या क्या सामग्री जुटानी पड़ेगी, कार्यक्रम में किन किन लोगों को आमंत्रित करना होगा। अर्थात कार्यक्रम को सफलतम करने हेतु पहले उसकी सूची तैयार करनी पड़ेगी, जिसको हम नियोजन या प्लानिंग कहेंगे। तो यह कार्यक्रम का नियोजन में निपुणता छात्रों में आनी चाहिए। साथ ही उस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं उसको सफल बनाने के लिए लेखन करना भी, जिसको हम इवेंट मैनेजमेंट कहेंगे, जिसे कार्यक्रम कुशलता कहेंगे, वह छात्राओं में आनी चाहिए। यह इस लेखन विधा के द्वारा पाठ्यक्रम में पाठ्यमंडल के संचालकों के मन में यह भाव है कि छात्रों में यह भाव भी संचारित होने चाहिए। आगे हम देखेंगे यहाँ भाषा अध्ययन। अब भाषा अध्ययन में रस, जिसमें पहला यानी व्याकरण का भाग होगा, ये रस में दिया गया है श्रृंगार रस, शांत रस, विभत्स रस, रौद्र एवं अद्भुत रस, यानी कुल रस के 5 प्रकारों को इस पाठ्यक्रम की पुस्तक में स्थान दिया गया है। श्रृंगार रस में हम देखेंगे इसमें विरह रस एक नहीं दिया गया है, इसमें प्रकृति की सुंदरता वर्णन की जाती है। शांत रस में हम देखते हैं कि अहिंसा का भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव इस रस के द्वारा दिया जाता है। विभत्स में हम देखेंगे कि इस रस के तहत मनमुटाव, उन्माद विशेष करके हम देखेंगे। रौद्र यह भयावह होता है, डरावना होता है, और अद्भुत यह अचंभित करने वाला रस होता है। उसके बाद में दूसरा विषय यहाँ पर देखेंगे भाषा अध्ययन में अलंकार। अलंकार के विविध प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे। शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, बहुत सारे अलंकार के प्रकार है, उसके बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में है दिया गया वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन एवं मुहावरे। अब यह वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन एवं मुहावरे हम लोगों ने 9वीं 10वीं की कक्षा में एवं 11वीं की कक्षा में इस पे ध्यान आकर्षित किया ही है। फिर से उसका रिपीट हम 12वीं के इसमें पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से करेंगे। अध्ययन कौशल्य 6ठे नंबर पर यहाँ दिया गया है अध्ययन कौशल्य। अब इस अध्ययन कौशल्य में, अध्ययन बोले तो पढ़ना, कौशल्य इंग्लिश में स्किल कहेंगे, गुणवत्ता कौशल्य। पहला दिया है अंतर्जाल, इंटरनेट। हमें इंटरनेट के भी बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा इस पाठ्यक्रम के द्वारा। QR कोड, विभिन्न चैनल देखकर उनका उपयोग करना। यह बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ युग है। इस टेक्नोसिव युग में
हमारा भी छात्र इंटरनेट को पढ़ सके, क्यूआर कोड को पढ़ सके, विभिन्न चैनलों के द्वारा उसको देखकर उसका अध्ययन करके अपना मत प्रकट कर सके। यह इस अध्ययन कौशल्य के द्वारा पाठ्यक्रम का छात्रों में डेवलपमेंट कराना, विकास कराना, इस कला को यह उद्देश्य है। अंत में हम यहाँ देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें बैंक, वाणिज्य, विधि तथा विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का जानना, समझना तथा प्रयोग करना है। अर्थात अध्ययन कौशल्य में हम केवल इंटरनेट की जानकारी नहीं पढ़ेंगे, क्यूआर कोड ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि विभिन्न चैनलों को देखकर उसका उपयोग किस तरह से करना, यहीं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अथवा पारिभाषिक शब्दावली, जैसे बैंक क्या होती है, बैंक का कार्य क्या है, बैंक मनुष्य के लिए दैनंदिन जीवन में नित्य प्रति में किस तरह से हमको उपयोग में आने वाली संस्थान है। वाणिज्य क्षेत्र अर्थात व्यापार क्षेत्र क्या होता है। विधि बोले तो लीगल यानी कानूनी क्षेत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कायदे हमारे लिए किस तरह से लाभकारक है। विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान से भी परिपूर्णता मनुष्य के जीवन में आती है। अर्थात एक मुकम्मल, एक कंप्लीट छात्र इस पाठ्यक्रम के द्वारा तैयार हो, यही मंशा, यही उम्मीद इस पाठ्यक्रम के निर्माताओं ने पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अपने मन में यहाँ पर लाई थी। पेज नंबर 8 पर शिक्षकों के लिए कुछ मार्गदर्शक बातें दी गई है। अब आएंगे हम पेज नंबर 10 पर, जिसको अनुक्रमणिका यह नाम दिया गया है। इस अनुक्रमणिका में पाठ का नाम, वह पाठ किस कला के तहत आता है, विद्या यानी विधा बोले तो क्या है, उसका टाइप क्या है, उसकी मेथड क्या है, यह दिया गया है। उसके बाद में तीसरे नंबर के कॉलम में यहाँ रचनाकार, तो और पृष्ठ क्रमांक कहाँ से कहाँ तक, यानी पहला पाठ का नाम क्या है, नवनिर्माण। कौन सी विद्या में आता है, चतुष्पदी। इसके रचनाकार कौन है, कवि त्रिलोचन जी। और यह शुरू होता है पृष्ठ क्रमांक 1 से, अनुक्रमणिका के तहत खत्म होता है पृष्ठ क्रमांक 4 पर। अब हमने यहाँ देखा इस विद्या का नाम क्या है, चतुष्पदी। चत बोले तो 4 और पद बोले तो 4 पद, यानी ये चारों पदों में समान मात्रा, भार और समान लय वाली रचना को चतुष्पदी कहते हैं। पहले हमने ये समझ लेना चाहिए चतुष्पदी साधारण तौर पर किसे कहा जाता है। चतुष्पदी में 4 पद समान मात्रा भार वाले होते हैं और उसकी लय जो होती है वह समान होती है। ऐसी 4 पद वाले, 4 पदों के समान मात्रा भार वाले और समान लय वाले पद को हम साधारण तौर पर चतुष्पदी कहते हैं। चतुष्पदी में पहला, दूसरा और चौथा पद तुकांत तथा तीसरा पद अतुकांत का होता है। प्रथम 2 पंक्तियों में कोई बात शुरू होती है और अंतिम 2 पंक्तियों में पूर्ण होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यानी प्रथम 2 पंक्तियां जो है इस चतुष्पदी में, उसमें कोई बात की शुरुआत होती है, कोई विषय का प्रारंभ होता है और अंतिम 2 पंक्तियों में वह पूर्णत्व की तरफ जाती है। यानी चतुष्पदी में जो भाव की शुरुआत है वो 2 पंक्तियों में होती है, पहले और दूसरे में, और चतुष्पदी के तीसरे और चौथे पंक्तियों में उस भाव का
समापन होता है, समाप्ति होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, पाठ का नाम निराला भाई। यह विधा है संस्मरण। इसकी रचनाकार है सुश्री महादेवी वर्मा। तीसरा यहाँ पर पाठ दिया गया है, हम नहीं सच तुम नहीं। यह विधा आएंगी नई कविता में। इसके रचनाकार है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। चौथा आदर्श बदला। यह विधा काय में आएंगी? कहानी में। इसके रचनाकार श्री सुदर्शन जी हैं। पांचवा गुरुबानी। आ में वृंद के दोहे। यह विधा आएंगी पद और दोहे के तहत। इसके रचनाकार है संत गुरु नानक जी और वृंद के दोहे के रचनाकार है श्री वृंद जी। छठे नंबर पे पाठ का नाम दिया गया है पाप के चार हथियार। यह निबंध इस कला के तहत आएंगे, विधा के तहत आएंगे। इसके रचनाकार है श्री कन्हैयालाल जी मिश्र प्रभाकर। सातवें नंबर पर पेड़ होने का अर्थ। यह विधा आएंगी नई कविता के तहत। इसके रचनाकार है डॉक्टर श्री मुकेश गौतम जी। उसके बाद सुनो किशोरी। यह पाठ का नाम आएगा 8वें क्रमांक का, और ये विधा आएंगी पत्र विधा के तहत। इसके जो रचनाकार है आशरानी वोहरा जी है। 9वें क्रमांक का पाठ है जिसका नाम है चुनिंदा शेर। यह विधा आएंगी शेर में, शेर शायरी जो होती है। इसके रचनाकार है कैलाश सेंगर ठाकुर। 10 नंबर का जो पाठ है उसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। यह विधा आएंगी लेख में। इसके रचनाकार है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। 11वें नंबर पर हम देखेंगे कोख जाया। कोख जाया यह विधा आएंगी अनुदित साहित्य, यानी ट्रांसलेट, जिसको हम कहेंगे लिटरेचर में। इसके रचनाकार है, मूल लेखक है, ओरिजिनल जो राइटिंग किया है वो है श्याम दरिहरे, और इसके अनुवादक है बैद्यनाथ झा जी। बारहवां जो पाठ का नाम है वह है सुनो रे सखिया, और उसमें दूसरा सब पाठ दिया गया है कजरी। यह लोकगीत विधा के तहत आएगा। इस तरह से पाठ का हमने देखा। अब यहाँ विशेष अध्ययन पेज नंबर 10 पर विशेष अध्ययन में हम देखेंगे पाठ का नाम है कनुप्रिया। यह प्रस्तुति किसके द्वारा की गई है? काव्य प्रस्तुति में आएंगी। इसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी है। उसके बाद में हम देखेंगे व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी में 14वें नंबर का जो पाठ आएगा पल्लवन। इसकी विद्या प्रस्तुति काय में आएंगी? एकांकी। इसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। उसके बाद हम देखेंगे फीचर लेखन। ये कहानी के तहत आएगा। इसके रचनाकार है डॉक्टर बीना वर्मा। 16वें नंबर पर हम देखेंगे यहाँ मैं उद्घोषक।
यह आत्मकथा के तहत आएगा। इसके रचनाकार है आनंद सिंह। ब्लॉग लेखन में हम देखेंगे यह आएगा आलेख के तहत। इसके लेखक रचनाकार है प्रवीण बरदापुरकर। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह आएगा शोधपरक लेख के तहत, और यह इसके जो रचनाकार है डॉक्टर परशुराम शुक्ल है। परिशिष्ट इस पाठ्यक्रम का अंतिम चरण। मुहावरे, उसके बाद भावार्थ, गुरुबानी, वृंद के दोहे, सुन रे सखिया और कजरी, परिभाषिक शब्दावली, और अंत में आएगा रस स्वादन के दे। इस तरह यहाँ हम देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की रचना यहाँ पर मूल रूप से की गई है। तो छात्राओं, आज के पहली तासिका में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आने वाले दूसरा जो संवाद हमारा होगा, निश्चित रूप से हम जो पहला जो रचना है नवनिर्माण, जिसके रचनाकार श्री त्रिलोचन जी है, उस पर हम दृष्टिक्षेप करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।